तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है फॉलोअप के इस दूसरे एपिसोड में। जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने कहा था, अब हर संडे फॉलोअप के जरिए आप तक वो कहानियां पहुंचाऊंगा जो बरसों बीत गए अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, और इसके जरिए हम पुलिस जांच सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, इन सब के बारे में भी बात करेंगे और उनको टटोलेंगे। तो ये दूसरा एपिसोड एक सुलगते सवाल के साथ, क्योंकि आज के फॉलोअप की कहानी 28 साल पुरानी एक ऐसी कहानी है जिसका हश्र क्या है ये आगे आपको पता चलेगा। बट सुलगता सवाल मेरा ये है कि क्या हमारे देश में जो फांसी की सज़ा दी जाती है, सज़ाए मौत, वो एक मजाक है, एक रस्म है कि चलो फांसी की सज़ा दे दो, फांसी पे लटकाओ या ना लटकाओ, कौन पूछने वाला, कौन आकर देखने वाला। अगर ये मजाक नहीं है, अगर ये रस्म नहीं है, तो सिर्फ एक चीज़ आप देख लीजिए। आज बहुत सारे डेटा लेके आपके लिए बैठा हूँ कि पिछले 20 सालों में हमारे देश में अलग अलग अदालतों ने 2405 यानी कि 2405 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई पिछले 20 सालों में। 2405 लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इन 2405 लोगों में पिछले 20 सालों में हिंदुस्तान में जानते हैं कुल कितनी फांसी हुई? सिर्फ 8। यानी कि 2399 लोग जिनको फांसी की सजा मिले, उन्हें कभी फांसी के फंदे पर चढ़ाया ही नहीं गया। सिर्फ 8 लोग फांसी के फंदे पर झूले, और ये 8 लोग वो हैं जिनके नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे आपकी याददाश्त में है। 2004 में इन 20 सालों में पहली फांसी धनंजय की हुई थी। धनंजय चटर्जी, जो कोलकाता में एक स्कूली बच्ची के साथ रेप का आरोपी था, बल्कि मुजरिम था। उसके बाद याकूब मेमन की फांसी हुई मुंबई के 93 के सीरियल ब्लास्ट के मामले में। फिर 26/11 मुंबई हमले के मामले में कसाब को फांसी हुई, 3 हो गए। चौथा पार्लियामेंट अटैक के सिलसिले में अफजल गुरु को फांसी हुई, 4 हो गए। और इसके बाद 2020 में निर्भया केस के 4 गुनहगारों को एक साथ फांसी दी गई थी। तो निर्भया केस में 4 और बाकी धनंजय, याकूब मेमन, अफजल गुरु और कसाब, 2405 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन सिर्फ ये 8 लोग हैं जिन्हें फांसी के फंदे तक या तख्ते तक ले जाया गया। इसीलिए मैंने पहला सवाल था कि क्या हमारे देश में फांसी की सज़ा सिर्फ एक मजाक है या रस्म है? और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे आप कहानी में खुद समझ जाएंगे। कुछ डेटा जैसे मैंने कहा कि आज लेकर बैठा हूँ। हालांकि फांसी की सज़ा को लेकर बहुत रिकॉर्ड हमारे देश में रखा नहीं जाता। अभी तक ये था कि 50, 60, 65 लोगों को फांसी हुई है। लेकिन हुआ ये कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU, इनका एक प्रोजेक्ट था, और उसके ज़रिए उन्होंने एक RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन भेजा, और उसके ज़रिए इस देश में फांसी की सज़ा पाने वाले और जिनको फांसी दे दी गई या फांसी पे चढ़ाया गया, उनकी लिस्ट मांगी थी। तो इस लिस्ट के हिसाब से जो NLU ने RTI के थ्रू सरकार से मांगी, उसके मुताबिक आज़ादी के बाद से अब तक 2020 तक, मतलब 4 साल पहले तक 720 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया। 65 नहीं, बल्कि ये पहली बार आया कि रिकॉर्ड पे 720, 1947 से 2020 तक 720 लोग फांसी के फंदे पर झूले हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 354 यूपी में, उसके बाद 90 हरियाणा में, 73 मध्य प्रदेश में यानी 73, महाराष्ट्र में 57, कर्नाटक में 36, वेस्ट बंगाल में 30, आंध्र प्रदेश में 27, दिल्ली में 24 और पंजाब में 10। 720, 1947 से 2020 तक 720 लोगों को इंडिया में फांसी दी गई। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट जो RTI के थ्रू उन्होंने मंगाई थी, उसमें बताया गया। बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं इस रिपोर्ट के ज़रिए। इस रिपोर्ट के ज़रिए कि अपने देश में हर साल एवरेज 130 लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती, एवरेज हर साल। तो उस हिसाब से आप 47 के बाद से जोड़ लीजिए, अगर 130 को 100 भी ले लीजिए आप, तो इन 20 सालों का भी ले लीजिए आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का तो मतलब नहीं कि सबसे पहले तो शुरुआत होती लोअर कोर्ट से।
तो 130 130 एवरेज पर ईयर लोगों को सजाए मौत मिलती है। अब अलग अलग केसेस में मिलती है, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, डकैती विथ मर्डर हो, लेकिन जैसा कहा कि 130 एवरेज मिलती है, लेकिन 22 लोगों को ही फांसी की सज़ा, मतलब 22 सालों में सिर्फ 8 को ही मिली है। अब डेटा में एक और चीज़ है, वो ये है कि दिसंबर 22 के एक डेटा है, आंकड़ा है, उसमें बताया गया कि देश में इस वक्त 539 कैदी ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेजेस में अपनी अपनी बारी फांसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑलरेडी उनको फांसी की सज़ा दी जा चुकी है और अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से 455 लोगों का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कि 539 ऐसे हैं जिनको फांसी के फंदे पर चढ़ना है, लेकिन वो अभी कई बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। 539 लोग मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से केसेस पड़े हुए हैं तो 455 हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 73 देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और इसके अलावा 4 हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पास, यानी कि मर्सी पिटिशन या दया याचिका आप जो कहें, उनके पास पेंडिंग है। तो ये एक डेटा हो गया। अब एक बड़ा दिलचस्प डेटा, फिर फॉलोअप पे आऊंगा। हाल के वक्त में जो कुछ ऐसे केसेस जिनमें फांसी की सजा सुनाई गई और उसका हश्र क्या हुआ, कितने साल बीत गए और उस केस का अंजाम क्या हुआ, ये आपको कुछ 2-4 एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाएंगे। पहला, बहुत पहले मैंने कहानी में सुना रखी थी, एक रेलू राम पुनिया हरियाणा के जो एक MLA थे, उनकी अपनी बेटी सोनिया ने अपने पति के साथ मिलकर अपने माता पिता, भाई भाभी, भतीजे भतीजी 7 लोगों को एक साथ मार डाला था। पूरी कहानी मैंने क्राइम तक में सुनाई है। 27 अगस्त 2000 को सोनिया ने अपनी फैमिली के 7 लोगों को मारा था अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। मामला कोर्ट पे गया। 2004 में लोअर कोर्ट ने सोनिया को फांसी की सजा सुनाई और उसके पति को भी। 2005 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बदल दिया और सोनिया और उसके हस्बैंड को उम्र कैद दे दी, फांसी की सजा को कम करके उम्र कैद दे दी। इसके 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सोनिया और उसके हस्बैंड को फांसी की सजा दे दी, 2007 में। इसके बाद सोनिया प्रेसिडेंट के पास गई। प्रेसिडेंट के पास उसने रहम की अपील की, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया। अब मर्सी पिटीशन खारिज, सोनिया और उसके पति के अब फांसी के फंदे पर झूलना था। लेकिन क्या हुआ कि 2007 के बाद हमारी अदालतें या पुलिस या जो जेल के अफसरान हैं वो भूल गए कि ऐसे लोग हैं हमारे जेल में जिनको फांसी की सज़ा मिल चुकी है, रहम की अपील खारिज हो चुकी है, फांसी पे भी लटकाना है। भूल गए। ऐसी भूल बहुत होती है हमारे देश में। तो क्या हुआ कि 2007 से अब 2014 आ गया। जब 2014 आया, 7 साल बीत गए, रहम की अपील खारिज हुए हुए, सोनिया और उसके पति ने एक चाल चली, सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कहा देखिए हमारी तो रहम की अपील भी खारिज, आपने भी खारिज कर दिया। 2014 में कायदे से हमें फांसी पर लटक जाना चाहिए था, 2007 में, लेकिन अब तो 14 आ गया। हम 7 साल तक हर दिन हर रात यही सोचकर जीते हैं कि कल सुबह मर जाएंगे, लेकिन हमें फांसी पर चढ़ाया नहीं गया। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि फांसी एक बार होनी चाहिए, हमें 7 साल से हर रोज़ फांसी हो रही है। तो रहम कीजिए। इत्तेफाक से कुछ और ऐसी अर्जियां सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सोनिया और उसके हस्बैंड की इस अर्जी को कबूल कर लिया, और न सिर्फ सोनिया और उसके हस्बैंड बल्कि इसी ग्राउंड पे कि फांसी की सज़ा हो चुकी, रहम की अपील खारिज हो गई, उसके बावजूद 5, 7, 10 साल से लोग फांसी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम भूल गया कि उन्हें फांसी पे चढ़ाना है। सोनिया और उसके हस्बैंड के साथ साथ 13 और ऐसे लोग जिनको फांसी के फंदे पर झूलना था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सोनिया और उसका पति आज भी जेल में, अम्बाला जेल में वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, जबकि कायदे से 2007 में उनको फांसी के फंदे पर झूल जाना चाहिए था। शबनम केस आपको याद होगा, बहुत डिटेल में सुनाया मैंने। सेम सोनिया की तरह अपनी ही फैमिली के 7 लोगों को उसने मार डाला, क्योंकि वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसके साथ उसके घर वाले उसकी शादी कराना नहीं चाहते थे। 2008 का मामला है। सोनिया का मामला
2000 का था, शबनम का मामला 2008 का था। लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी, हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी। प्रेसिडेंट के पास गई सोनिया को, रहम की अपील खारिज हो गई, साथ में सलीम जो उसका बॉयफ्रेंड था। इन सारी चीज़ों को 16 हो गए, 2015-16 आ गए, आज 24, 9 साल हो गए। 9 साल में शबनम को भी फांसी या सलीम को फांसी पर चढ़ाना सिस्टम भूल गया। इस दौरान में फिर उसने भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में, कभी यूपी के गवर्नर के पास भेजा, उसे पता था कि आजकल खेल क्या है, लेकिन वो भी भूल गए। ये 2 केस हो गया। ये तो एकदम एग्जाम्पल है आपको कि जिनको बरसों पहले फांसी की सज़ा मिलने के बाद फांसी पे लटक जाना चाहिए, नहीं हुआ। आगे देखिए, निर्भया केस 2013 जिसने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया था, उसको भी उसके गुनहगारों को फांसी देने के लिए 2020 में हुई थी। 7 साल इंतजार करना पड़ा था। मुंबई धमाके में याकूब मेमन, वो 1993 का केस था, 2006 में सजा सुनाई गई थी, 2015 में फांसी दी गई। संसद पर जो हमला हुआ अफजल गुरु, 2002 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, अफजल गुरु को 2013 में फांसी की सजा हुई। धनंजय जो शुरुआत में बताया चटर्जी 2004 में जिसको फांसी पर लटकाया गया, 1991 का केस था, मतलब 15 साल हो गए धनंजय को भी फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए। बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, 10 साल से पेंडिंग है, नीचे की कोर्ट फांसी की सज़ा सुना चुकी है। अब यह है कि उनमें से 1-2 को फिर उम्र कैदी होगी, क्योंकि अब तो ये हो चुका है। इवन राजीव गांधी के जो हत्यारे थे, नलिनी और बाकी, उनकी भी यही अपील थी कि आप हमें तो कब की फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन अब 10-12 साल हो गए, हम हर रोज़ सोचते हैं कि अब हमें फांसी पे लटका दें, अब लटका दें, फांसी मिल नहीं रही है तो हम पे रहम करें। तो उनको भी ये कहा गया कि भाई एक काम करो, चलो तुमको उम्र कैद में तुम्हारी सज़ा बदल देते हैं। तो जब इतने सारे डेटा आपके सामने रखे, इसके बाद फिर वही सवाल पूछूंगा, क्या हमारे देश में फांसी की सज़ा मजाक है? और इसी के बाद आपको कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी था ताकि इस कहानी को आप समझेंगे। 1990 से 1996 के दौरान मुंबई के कोल्हापुर, पुणे, ठाणे, महाराष्ट्र के और मुंबई में एक अजीब सा इंसिडेंट हो रहा था। 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चे गायब हो रहे थे, और सारे गरीब घर के बच्चे थे। पुलिस यूं ही लापरवाही से तफ्तीश कर रही थी। लेकिन फिर क्या होता कि 1996 में कोल्हापुर में एक बस स्टैंड के करीब एक छोटे से 9-10 महीने के बच्चे की लाश मिलती है। 1996 शायद सितंबर का महीना। कुछ राहगीरों की नज़र पड़ती है, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है। जहाँ पे बच्चे की लाश थी, देखा उसी के पास बिजली का खंभा है, बिजली के खंभे पर भी खून के निशान है, सर फटा हुआ था। देखकर लगता था जैसे उस सर और इस खंभे का कोई कनेक्शन है। पुलिस ने लाश उठाई, उसके बाद तफ्तीश शुरू की। 2 चश्मदीद सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर एक बच्चे को देखा था एक औरत की गोद में, लेकिन वो औरत अकेली नहीं थी, कुल 3 औरतें थीं, और उसने उनका हुलिया बताया, उनके कपड़े बताए क्या पहने हुए थे। अब पुलिस को क्लू मिला। अब पुलिस ने क्या किया कि ऐसी जो महिलाएं जो चोरी के केस और बाकी केसों में उनके रडार पर थीं, गिरफ्तार हुई, केस चल रहा था, उनकी लिस्ट बनानी शुरू की कोल्हापुर पुलिस ने। जब बनाई तो उसमें एक जो हुलिया बताया था और सारी चीज़ें, उनमें से एक से मिल रही थी। उसका नाम था अंजना गवित। अंजना गवित के ऊपर चोरी के 100 से ज़्यादा मामले थे, कई बार पकड़ी भी गई थी। अब पुलिस ने उस चश्मदीद के बयान के आधार पर अंजना को उठाया। उठाने के बाद उससे पूछताछ हुई। अब लेकिन चश्मदीद ने कहा था कि उसने 3 महिलाओं को देखा। पुलिस की टीम जब अंजना को गिरफ्तार करने के लिए गई या हिरासत में लेने के लिए शक की बिना पर, तो घर में देखा उसने 2 और औरतें हैं। उन दोनों का हुलिया भी उस चश्मदीद के बताए हुलिया से मैच कर रहा था। अब अंजना के साथ उसने उन दोनों को भी उठा लिया। तो फिर पता चला कि ये जो तीनों हैं ये माँ बेटी हैं, और हुलिया के हिसाब से तीनों लगभग मिलती जुलती थी। तो जब इन तीनों को उठाया गया, इसके बाद इनसे पूछताछ की गई उस बच्चे की लाश के सिलसिले में, तीनों ने मना कर दिया, बोले हमारा कोई रोल नहीं है। अच्छा, उस चश्मदीद के अलावा कोई सबूत नहीं था।
तो अंजना के साथ जो बाकी 2 गिरफ्तार हुई थी वो अंजना की दोनों बेटियां थीं। उनमें से एक का नाम था रेणुका गवित, 29 साल उम्र, और दूसरी का सीमा गवित, उम्र 25 साल। पुलिस ने बड़ी पूछताछ की, तीनों खुलने को तैयार नहीं, बेहद घाघ। उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, हम चोरी ज़रूर करते हैं, हम बच्चा नहीं चुराते, हम कातिल नहीं हैं। अच्छा, महिलाएं, पुलिस भी क्या करे। तभी फिर पुलिस ने अपना दिमाग लगाया और एक रोज़ अंजना के पति किरण शिंदे को पुलिस ने उठा लिया। किरण शिंदे को कहा कि देख, हम तुझे भी उस बच्चे के मर्डर के चार्ज में फंसा देंगे, वरना तुझे सरकारी गवाह बना के बचा लेंगे, तू सच बता दे अपनी बीवी और बेटियों के बारे में। किरण शिंदे डर गया। उसने कहा साहब, अगर आप मुझे वादा में आप गवाह बनाओ तो मैं सच्चाई बता दूँ। पुलिस ने कहा ठीक है। अदालत में पेश किया, अदालत ने गवाह बनाने की मंजूरी दे दी। इसके बाद किरण शिंदे ने कहानी सुनाई। उसने कहा साहब, आप जिस बस स्टैंड के बच्चे की कातिल को ढूंढ रहे हैं वो तो एक बच्चा है। अगर मैं गिनती गिनूं, और मुझे याद है वो गिनती, तो 42 ऐसे बच्चे हैं जिनका कत्ल मेरी बीवी और मेरी दोनों बेटियों ने किया। ये सुनकर पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुलिस ने कहा तुम क्या कह रहे हो? बोला सर मैं सच कह रहा हूं। अब ये जो शिंदे था, किरण शिंदे, असल में ये दोनों बेटियां रेणुका के पहले पति से थीं और रेणुका की ये तीसरी शादी थी। और किरण शिंदे से उसकी एक बेटी थी, लेकिन वो अलग रह रही थी क्योंकि बाप ने दूसरी शादी कर दी थी। अब उन्होंने जब उससे पूरी तरह से पूछताछ की और उसने बताया, तो अब पुलिस ने सर्च करना शुरू किया। पता चला कि हाँ, कोल्हापुर, पुणे, ठाणे, मुंबई, इन सब जगहों पे बहुत सारे बच्चों की गुमशुदगी के रिपोर्ट है। और उसने साल बताया, ये बात 96 की जब पकड़ी गई, उसने कहा सर ये 1990 से ये कर रही हैं, मतलब 6 साल तक। तो जब पता चला कि इन इलाकों में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है और आज तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ, तब पुलिस ने पहली बार अंजना और उसकी दोनों बेटियों की ढंग से पूछताछ की। जब पूछताछ की तो तीनों टूट गईं और इसके बाद उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि 1990 तक अंजना छोटी मोटी मंदिरों में और जहाँ भीड़ भाड़ होती थी चोरी करती थी, पिक पॉकेटिंग करती थी, भीड़ भाड़ जहाँ हो। अब उसकी बेटी दोनों बड़ी हो गई, सीमा और रेणुका, उसने उनको भी अपने साथ इस पेशे में ले लिया। एक रोज ये मंदिर में चोरी करने जा रहे थे। अच्छा, उससे पहले एक बार पकड़ लिया था इनको चोरी करते हुए, तो लोगों ने कुछ कहा पुलिस को बुलाने के लिए सब, बट उसने हाथ पैर जोड़ के माफी मांग ली। पता नहीं क्या हुआ कि एक रोज 1990 में ये मंदिर में तीनों माँ बेटियां चोरी करने जा रही थी। मंदिर से थोड़ा पहले उन्होंने देखा सड़क किनारे एक 9-10 महीने का बच्चा कपड़े पे लेटा हुआ है। शायद उसके माँ बाप उसको छोड़कर आसपास कुछ लेने गए होंगे। अंजना ने बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को उठाकर गोद में ले लिया और वो पहुंच गई मंदिर। जब मंदिर गई उसके बाद वहाँ उसकी बेटियों ने चोरी की। इत्तेफाक से वो पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो लोगों ने फिर चोर चोर करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा पुलिस को बुलाओ, कुछ उनको मारने के लिए आगे आने लगे। अचानक अंजना ने उस बच्चे को ज़मीन पर गिरा दिया और उसने कहा कि हम लोग चोर नहीं हैं, ये हमारा बच्चा है, देखो आपने हमें ऐसा कर दिया, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। अब जब लोगों ने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को ज़मीन पर नीचे गिरा रही है गुस्से में, तो उन्हें लगा हमसे गलती हो गई, शायद ये चोर नहीं है। बच्चों से लोगों को हमदर्दी हो गई और उन्होंने कहा अच्छा हम पुलिस को नहीं बोला, हम आपसे माफ़ी मांगते, और वो भीड़ तीनों को छोड़ देती है। अब ये बाहर आते हैं। नीचे गिरने से अच्छा उस बच्चे के सिर में चोट लगी, थोड़ा खून बह रहा, तो लोगों ने कहा आप जाओ डॉक्टर को दिखा लो। अब ये बाहर आई, बाहर आकर मुस्कुराई। उन्होंने कहा यार इस बच्चे की वजह से हमें भीड़ ने बख्श दिया। अब अभी भी कुछ पता नहीं उस बच्चे का क्या करना है। अभी थोड़े आगे सुनसान जगह पर जो भी चोरी वोरी की थी वो सब देख रही थी। तभी बच्चा लगातार रो रहा था क्योंकि उसके सर में चोट लग गई थी, खून बह रहा था। 9 महीने का मासूम बच्चा। कई बार इन तीनों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, वो चुप ही नहीं हो क्योंकि दर्द हो रहा उसे। अंजना को बहुत गुस्सा आया कि बच्चा चुप नहीं हो रहा है। उन्हें लगा आसपास से गुजरने वाले लोग कहीं उसको रोते हुए शक न हो जाए कि ये बच्चा किसका है। उसने कई बार चुप कराने की कोशिश की, नहीं चुप हुआ। उसने उस बच्चे के दोनों पैर पकड़े और वहीं बिजली का खंभा था और उससे झुला कर टकरा दिया बच्चे का सर उस खंभे से। 2-3 बार उसने ऐसा किया, बच्चा चुप। अब वो रो नहीं रहा क्योंकि मर चुका था। उसके बाद वहीं पास में एक नहर
उसमें ले जाकर बच्चे की लाश फेंक दी। वापस घर आई। घर आने के बाद अब तीनों माँ बेटी को एक नया आइडिया मिल गया। उन्होंने कहा कि अगर हम कभी चोरी करने जाएं और बच्चा हमारे साथ हो तो लोगों की हमदर्दी होगी, हम पकड़े नहीं जाएंगे। अब वहीं से उन्होंने एक नया चलन शुरू किया कि चोरी से पहले एक बच्चा चुराते और फिर उस बच्चे के साथ किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंच जाते, चोरी करते, लौटते। लेकिन बच्चा रोता क्योंकि छोटा था और इन्हें उस बच्चे की रोने की आवाज़ पसंद नहीं थी। तो फिर किसी ऐसे ही खंबे के करीब जाते, बच्चे का सर टकराते, मारते और कहीं नहर, किसी नाले, कहीं भी फेंक देते। कुछ बच्चों को तो चुरा कर इन्होंने 1-2 दिन तक घर में भी रखा अपने, बट फिर देखा कि वो बच्चा रो रहा है या तो अपने माँ बाप को याद कर रहा है, तो उन्होंने घर के अंदर ही गला घोंट कर मार डाला और फिर ले जाकर फेंक दिया। सबसे अजीब वाकया तो एक और था। एक बच्चे को इन्होंने चुराया, चोरी की, उसके बाद कहीं बैठे, और ये बात कोल्हापुर की है। इसके बाद उसी कोल्हापुर के एक थिएटर में इन्हें फिल्म देखनी थी, पहले से तय था, तीनों माँ बेटी को। बच्चा रो रहा था, इन्होंने बच्चे का गला दबा दिया चुप कराने के लिए। बच्चा वही 8-9 महीने का। उसके बाद इनके पास एक पॉलीथिन, बच्चे को उस पॉलीथिन में डाला, लाश अपने साथ रखी और सिनेमा हॉल पहुंच गए। वहाँ जाकर पूरी फिल्म देखी उस बच्चे की लाश के साथ। फिल्म ख़त्म हुई, तीनों लेडीज़ टॉयलेट में पहुंची। वहाँ पे उन्होंने उस पॉलीथिन को जिसमें बच्चे की लाश थी उसी लेडीज़ टॉयलेट्स के कोने में रखा और घर चली गई। बाद में सफाई करने वाले की नज़र पड़ी, पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो इस तरीके से एक एक कर अलग अलग शहरों में इन्होंने कुल 42 बच्चों को अपना निशाना बनाया, 42 बच्चों का कत्ल किया और 6 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 6 साल बाद 1996 में कोल्हापुर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने चार्जशीट तैयार की। कुल 42 बच्चों की जांच हुई, उसमें से कुछ पुराने थे। तो 42 के 42 तो नहीं, लेकिन 30 मामलों में पुलिस की चार्जशीट को अदालत ने मंजूरी दे दी कि इस पर हम मुकदमा आप आगे बढ़ा सकते हो। इन 30 में भी 17 किडनैपिंग के केस थे और 13 बच्चों के मर्डर के। 1996 में अरेस्ट हो गई थी, चार्जशीट हुई, मुकदमा चल रहा था। लेकिन गिरफ्तारी के 2 साल बाद ही 1998 में अंजना की जेल के अंदर ही मौत हो गई, मतलब मां की। पुणे की यरवदा जेल में ये बंद थी तीनों। अब अंजना की मौत हो गई, बची दोनों बेटियां रेणुका और सीमा, ये वहीं जेल में थी। 29 जून 2001 यानी कि गिरफ्तारी के 5 साल के बाद लोअर कोर्ट यानी सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। अंजना तो चूंकि मर चुकी थी, इन दोनों बहनों को लोअर कोर्ट सजाए मौत देती है, फांसी की सजा। इस सजा को दोनों चैलेंज करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। फिर 5 साल के बाद 2001 में लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 31 अगस्त 2006 लोअर कोर्ट के फैसले के 5 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और लोअर कोर्ट के फांसी की सजा को बरकरार रखती है। मतलब अब 2 अदालत ने फांसी दे दी। अब ये दोनों बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। 2006 जिस साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया शुरुआत में, उसी के बाद 2006 के एंड में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया, क्योंकि ये केस चर्चा में था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के फैसले को बरकरार रखा और अपने फैसले में कहा कि इतना क्रूर क्राइम करने वाले, जिस तरह से बच्चों को मारा गया है, ऐसे लोगों को इस समाज में जीने का हक नहीं है। इसलिए इन दोनों को मौत से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देश की तीनों अदालतों ने सीमा और रेणुका यानी दोनों बहनों को सजाए मौत दी। इसके बाद इन्होंने और अपील की, रिव्यू सब खारिज। 2006 में ये सब कुछ निपट चुका था। 2006 में 8 साल बीत जाते हैं, 2014 आ जाता है। जब अदालत से सारी चीज़ें बीत गईं, तब ये पहुंच गई थी 2010 के आसपास ही प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, कि हम पे रहम किया जाए मर्सी पिटीशन के लिए।
अब चूंकि राष्ट्रपति के पास कोई टाइम फ्रेम नहीं होता किसी मर्सी पिटिशन का कि हमें 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में कब फैसला सुनाना है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटिशन दाखिल किया 14 अगस्त 2014, 15 अगस्त से एक दिन पहले। तब प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा। उन्होंने इन दोनों बहनों की मर्सी पिटिशन को खारिज कर दिया, कहा कि ये दोनों रहम के लायक नहीं है जिस तरह इन्होंने बच्चों के साथ जुर्म किया। 14 अगस्त 2014 को जब प्रेसिडेंट ने दोनों की रहम की अपील खारिज कर दी तो अब पुणे की यरवदा जेल में इन दोनों बहनों की फांसी की तैयारी शुरू हो गई। 2014 में 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर इन्होंने कुछ अर्जियां इधर उधर डाली होंगी। पुणे की यरवदा जेल ने कहा चलो वो आएगा तो ये देखेंगे। उन्होंने फॉलोअप करना बंद कर दिया। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 आता गया। पुणे की जेल भूल गई, मर्सी पिटिशन खारिज था, कोई फायदा नहीं। 2022 आ गया। 14 में मर्सी पिटिशन खारिज हुई थी। 8 साल के बाद 2022 फिर कुछ सुगबगाहट हुई, दोनों बहनों ने फिर चाल चली। ये पहुंच गई बॉम्बे हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि और ऑनर 2014 में हमारी रहम की अपील खारिज हो गई थी। हमें लगा कि अब डेथ वारंट आएगा, हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। 8 साल तो हो गए। हर रात हम यही सोचकर सोते हैं अगले दिन फांसी हो जाएगी, हम मर जाएंगे। लेकिन हर रात हम इसी सोच में जीते और मरते हैं, फांसी हुई नहीं। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? एक बार फांसी दो, बार बार तो नहीं दोगे। सेम वही चाल जो सोनिया ने चलाई या उससे पहले के और ऐसे क्रिमिनल जिनको फांसी हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत लताड़ा पूरे जेल प्रशासन को कि आप लोगों ने फॉलोअप नहीं किया, आपने ढंग से इस केस को परसू नहीं किया, और मर्सी पिटिशन के बाद जिस तेज़ी से कार्रवाई होनी चाहिए आपने वो नहीं किया। और अब ये सही कह रही है। हालांकि उन्होंने अपनी जो अर्जी लगाई थी हाई कोर्ट में, दोनों बहनों ने, उन्होंने कहा हमें 25 साल से ज़्यादा हो गया अब इस जेल में। 96 में पकड़ी गई थी तो 4 साल उधर, और ये बात है 20 की, आप मान लीजिए तो करीब 24-21 में गई थी वो, तो 25 साल। तो 25 साल तो हमने काट लिया, अब हमें रिहा कर दिया जाए। पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा नहीं, रिहाई तो तुम्हें नहीं मिलेगी, तुमने इतने बच्चों को मारा है। लेकिन हाँ, फांसी अब तक नहीं हुई, सिस्टम की गलती है। इसलिए हाईकोर्ट ने इन दोनों बहनों की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, वैसे ही जैसे सोनिया का किया था, वैसे ही जैसे बाकी और लोगों का हुआ। तो अब 2022 में फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल दिया गया है। 42 बच्चे, जिनमें से 13 और 17, 30 के तो मामले चले और देश की सबसे बड़ी 3 अदालतों ने फैसला भी सुना दिया। उसके बावजूद इन दोनों को अगर फांसी नहीं होती है तो जो शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि क्या हमारे देश में फांसी सिर्फ एक नाम के लिए एक सज़ा है या फांसी एक मजाक है? अगर ऐसा नहीं है और अगर फांसी देनी नहीं है तो फिर ये सज़ा क्यों है? आप मैक्सिमम जैसे बहुत सारे देशों में है, यूरोप में, अमेरिका में, कि वहाँ 200, 250 साल कैद की सज़ा सुना देते हैं। तो वही कर दीजिए। और अगर सच में फांसी की सज़ा होती है तो फिर इस सज़ा को देने में इतनी देरी क्यों? और इतनी देरी कि फिर उसका फ़ायदा उठाकर कानून की कमज़ोरियों का, उसी की फांसी की सज़ा को उसी अदालत से ये लोग उम्र कैद में बदलवा देते हैं। तो ये मजाक नहीं है तो फिर क्या है? पूरे जुडिशल सिस्टम को भी इस पर सोचने की ज़रूरत है और जेल प्रशासन को भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है। उन्हें हर ऐसे फांसी की सज़ा जिनको पाया गया, उनके केस का स्टेटस क्या है, उनकी कितनी पेंडिंग केस है, कितनी अर्जी पेंडिंग है, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर हमारे देश में फांसी मजाक न बनकर रह जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हर लेवल पर, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जेल प्रशासन हो, चाहे अदालतें हों, इस बारे में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है ताकि जो सज़ा मिले वो फिर सज़ा मिले, सज़ा मजाक बनकर न रह जाए। फॉलोअप में इतना ही आज। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आज की इस कहानी के ऊपर। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी और नए